हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज का वीडियो कल के वीडियो से आगे का भाग है। आगे अब अगला टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला उद्देश्य लिखा हुआ है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवसाय में जो भी कुछ सौदे होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, मतलब एक सिस्टम वाइज एक निश्चित नियम के तहत उनका रिकॉर्ड रखना। दूसरा लिखा हुआ है टू डेपिसिट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अंदाजा या ज्ञान कर सकें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो लाभ या हानि बताता है किसी बिजनेसमैन को एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, मतलब जैसे कि 1 साल के बाद। हालांकि ये भी काफ़ी नहीं होता है। इसके अलावा बिजनेस ये जानना चाहता है बिजनेसमैन कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है मार्केट में या व्यवसाय में, वो कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इसके लिए उसे बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है। बैलेंस शीट में उसकी संपत्तियों और दायित्वों को लिखा जाता है। इसके अलावा बैलेंस शीट से उसे ये भी पता चलता है हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। देनदारों से कितना पैसा मिलना है, लेनदारों को कितना रुपए दिया जाना है, बिजनेस के पास पूंजी कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय का लाभ या हानि पता करना। ठीक है, व्यवसाय की लाभ हानि पता करनी होती है। यह भी एक व्यवसाय किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। इसके अलावा यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। भविष्य में क्या प्लान बनाएं हम जिससे कि हम और ज़्यादा लाभ कमा सकें और ज़्यादा आगे बढ़ सकें, इसमें भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मदद करता है। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअली जो हम लोगों के देश में जो कानून एक्ट काम कर रहे हैं, कई सारे कानून हैं जिनको फॉलो करना होता है। उन कानूनों के तहत साल के अंत में आपको अपने अकाउंट बनाने ही पड़ते हैं। जैसे कि कई एक्ट हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, सेल्स एक्ट है, कंपनी एक्ट है। ठीक है, तो ये सब कहते ही हैं कि आप हमें अपनी रिपोर्ट बताओ, उसी के आधार पे टैक्स वगैरह इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं उसके लिए। अदर ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है इसके अलावा बिजनेसमैन के कुछ बिजनेस अकाउंटिंग के और भी उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना हमने बेचा है, कितना हमने पूरे साल में खरीदा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्यवसाय के पास रुपए कितने हैं। इसके अलावा फ्रॉड हो, गलतियां हो, इनको सबको भी ये रोकने में, पता करने में मदद करता है। ठीक है, अगली बात आती है एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। पुस्तपालन और अकाउंट लेखा शास्त्र का लाभ क्या क्या हो सकता है। तो पुस्तपालन और लेखा शास्त्र का लाभ अगर हम कहें तो इसके लाभ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, बिजनेसमैन को क्या लाभ हो रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को, सरकार को क्या लाभ है, कर्मचारियों को क्या लाभ है, और व्यवसाय से संबंधित लोगों को क्या लाभ है। मतलब कई पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ है जैसे कि बिजनेसमैन को क्या लाभ है, तो पहला तो यही लिखा हुआ है डिपिशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि वित्तीय स्थिति का पता करना। व्यवसाय में बहुत सारी तरह की लाइबिलिटी होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, इनके सबके विषय में बताता है। इन सब शब्दों की मीनिंग क्या है ये तुम लोग आगे चल करके समझोगे। मेन चीज़ें जान लो। लोन जैसे आप समझते ही हो क्या होते हैं। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको रुपए दिया जाना है। कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास कितने रुपए हैं। कैश एट बैंक का मतलब बैंक में कितने रुपए हैं, बिल्डिंग कितने की है, प्लांट मशीन कितनी की है। ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट बताती है, जो कि इसी अकाउंटिंग के तहत बनाई जाती है। कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, चूंकि सभी खर्चों का पता रहता है कहाँ पे कितना खर्चा किया, तो उन खर्चों पे कंट्रोल करने में भी मदद आती है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द बिजनेस का मतलब हुआ कि हम अपने जैसे दूसरे बिजनेसेस से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि हम उनसे अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कन्वीनियंस इन सेटलिंग द डिस्प्यूट। अगर कोई झगड़ा होता है किसी बात को लेकर के,
तो उसको भी सेटल डाउन करने में ये मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा होता है किससे कितना रुपए लेना है, किसको कितना रुपए देना है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लीगल एविडेंस का मतलब हो गया कानूनी तौर पर सबूत। कानूनी तौर पे सबूत का मतलब हुआ कि कर मान लो कहीं कोई कोर्ट में केस हो जाता है या कुछ होता है, तो कोर्ट इन किताबों को सबूत मानती है। अगला लिखा हुआ है क्विक डिसीजन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। एक चीज होती है इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। तो दिवालिया घोषित कराने पे कुछ फायदे होते हैं बिजनेसमैन को, वो भी तुम लोग आगे जानोगे। फिलहाल अभी यही जान लो कि ये किताबें दिवालिया घोषित कराने में लोगों को मदद करती हैं। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक चीज होती है गुडविल, वो भी तुम लोग आगे चल करके जानोगे। ख्याति कहते हैं इसे, प्रसिद्धि को कहते हैं, ये भी एक संपत्ति होती है। तो इन बुक्स की मदद से हम गुडविल का वैल्यूएशन इजीली कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है नंबर 9 है हेल्पफुल इन पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स। कोई भी टैक्स कितना होगा, कितना लगेगा, उनका सबका पेमेंट करने में भी ये मदद करता है। और 10वां पॉइंट तो लिखा हुआ है कि हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग करने में भी ये मदद करता है। तो ये तो हो गए एडवांटेज टू बिजनेसमैन। अब अगला आता है एडवांटेज टू एम्प्लॉय, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि व्यवसाय में सारा रिकॉर्ड रखा जाता है व्यवसायियों का, तो इससे भी इससे कर्मचारियों को भी मदद मिलती है, क्योंकि कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह, मजदूरी, बोनस, कमीशन, इन सब की जानकारी उनसे मिल जाएगी। फिर अगला लिखा हुआ है एडवांटेजेस टू कॉन्सर्न पर्सन्स, मतलब वो लोग जो संबंधित हैं व्यवसाय से, उनको भी ये मदद करता है। जैसे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स विच जनरली अरोज विद द क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ज़्यादातर जो लेनदार और देनदार हैं, मतलब जिनसे हमें रुपए लेने हैं, जिनको हमें रुपए देने हैं, उनके साथ अक्सर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद हो जाता है, कोई कंफ्यूजन हो जाता है कितना रुपए लेना है, कितना रुपए देना है। तो उसमें भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। फिर लिखा हुआ है एडवांटेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत तरह के बिजनेसेस को जो है, या बिजनेसेस को या इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट ये हेल्प उनकी सबकी टोटल इनकम, उनमें काम करने वाले लोगों पे आने वाला खर्चा, इन सब चीज़ों को देख करके ही गवर्नमेंट उनको मदद करती है। या गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है किस व्यवसाय पे टैक्स लगाना है, किस पे कम करना है या बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को भी मदद पहुंचाती हैं। फिर एडवांटेजेस टू कंज्यूमर, चूँकि सब चीज़ें लिखी पढ़ी होती हैं, खर्चे सारे, तो इसलिए जो लोगों को जो वस्तुएं मिलती हैं वो उचित कीमत पर मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सबका एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रीजनेबल प्राइस पर उन लोगों को गुड्स मिलती हैं। फिर एडवांटेजेस टू रिसर्च स्कॉलर, जो लोग खोज करते रहते हैं कि क्या करें जिससे कि और आगे अच्छा बढ़ जाए, उन लोगों को रिसर्च स्कॉलर कहते हैं। उन लोगों को भी ये डेटा हेल्प करते हैं। एडवांटेज टू मैनेजमेंट, जो लोग व्यवसाय का प्रबंध कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वो आगे के प्लान बना सकते हैं, आगे की पॉलिसीज बना सकते हैं अपनी। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर, ऐसे लोग जो हमारे व्यवसाय को में पैसा लगाते हैं, हमारे व्यवसाय का शेयर या डिवेंचर खरीदते हैं, उन लोगों को भी ये अकाउंट्स बहुत मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे व्यवसाय को लोन देगा तो वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके ही देगा, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता अकाउंटिंग से चलता है। फिर एडवांटेजेस टू कंपीटिंग कॉन्सर्न, ऐसी संस्थाएं जो हमारी प्रतियोगी संस्थाएं हैं, वो भी हम लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती हैं, तो उन लोगों को भी हेल्प करता है। एडवांटेजेस टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब हुआ ऐसे लोग जो नए लोग हैं जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों को भी ये रिकॉर्ड बहुत हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगला है एडवांटेजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नॉर्मली किसी मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ती हैं या जो भी कुछ कर आगे अपनी ग्रोथ करती हैं, तो इसके लिए वो लोग भी अर्निंग कैपेसिटी जानना चाहती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती हैं बिजनेस की, वहाँ के काम करने वाले लोगों को जानना चाहती हैं, जिससे कि वो वहाँ के एम्प्लॉय और आउटसाइडर के ऊपर एक अपना इम्प्रेशन बना सके। तो ये इन लोगों को फायदा हुआ। अब इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो है 8 पार्ट हो सकते हैं, 8 टाइप्स हो सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लोगों को मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल नेचर्स के जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ये खर्चे को बताते हैं और इन्हीं की मदद से लाभ हानि या ये सब चीज़ें पता की जा सकती हैं। इनके भी कई टाइप हैं, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आता है कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स जो है वो अकाउंटिंग की एक ऐसी शाखा है, हालांकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की हेल्पफुल ब्रांच है, जो क्या करती है, किसी भी चीज़ की लागत निकालने में मदद करती है, लागत पता कराने में मदद करती है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी खर्चे हैं वो सब सिस्टमेटिक वे में लिखे जाते हैं। इससे लास्ट में कॉस्ट पर यूनिट या पूरी कॉस्ट पता चल जाती है। नंबर तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट में क्या होता है कि कभी कभी अकाउंटिंग को कुछ ऐसी जानकारियों की ज़रूरत होती है जिनकी मदद से वो अपने वर्कर्स को या अपने काम करने वालों को हेल्प कर सकें या कोई पॉलिसी बना सकें संपत्तियों को लेकर के, फ्यूचर के लिए कोई प्लान बना सकें या कोई कंट्रोल मेथड बना सकें, इनमें सब में मदद करती है। टैक्स अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जो किसी टैक्स के कानून के तहत अकाउंट्स बनवाती है। फिर अगला है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो अकाउंट्स फॉलो करती हैं सिस्टम को, उसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। सोशल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो संस्था के साथ साथ उसका क्या प्रभाव है आसपास के लोगों पे, सोसाइटी पे, उन पे भी किया जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम जिसमें लोगों की, जो आसपास के समाज है, उसके ऊपर व्यवसाय का क्या प्रभाव है, व्यवसाय उनके लिए क्या अच्छा कर सकता है, व्यवसाय के कारण उनको क्या दिक्कत है, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करता है। उसे हम कहते हैं सोशल अकाउंटिंग। जैसे लोगों का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो कंज्यूमर हैं हमारे, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्या बदलाव किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो होती है ये वर्कर्स से रिलेटेड है कि प्रोडक्शन में कोई भी काम हम व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए जो की जाती है उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फिर है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता क्या, एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो मनी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, रुपए की कीमत हमेशा बदलती रहती है। तो एक ऐसी अकाउंटिंग की ब्रांच जिसमें रुपए की बदलती हुई कीमत को भी ध्यान में रखा जाए, उसे हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम क्या क्या हैं? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो सिस्टम्स हैं उनको हम चार पार्ट में कह सकते हैं, चार तरह के होते हैं। पहला है इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये बहुत पहले से भारत में प्रचलित था, सबसे पुराना सिस्टम है बुक कीपिंग का। ये दोहरा लेखा प्रणाली पे डिपेंड करता है, डबल एंट्री सिस्टम पर। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, ये भी चैप्टर है नेक्स्ट, इसके बाद उसमें पता चलेगा। इसमें जो है, जो अकाउंट्स होते हैं वो हिंदी, उर्दू, गुजराती, बंगाली, इन सब भाषाओं में बनाए जाते हैं और आसान प्रक्रिया है, आसान मेथड है लर्न करने के लिए, समझने के लिए। दूसरा है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये वो सिस्टम है जिसमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कैश इफेक्टेड हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई उधार सौदे हो, उनको ना लिखा जाए, उनको तभी लिखा जाए जब पैसा वो मिल रहा हो। इस मेथड में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें पैसे का आना और जाना लिखा जाता है। इसके बाद एक अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता, जिसमें आय और व्यय लिखे जाते हैं, जिससे कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। ये उन लोगों के लिए काम का होता है जो बिजनेस, नॉन बिजनेस नेचर में होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी, अनाथ आश्रम और डॉक्टर, एडवोकेट, ऐसे अगर कोई इंडिविजुअल पेशेवर व्यक्ति है तो वो इसको फॉलो करता है। ठीक है, नंबर 3 पे है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम जो बुक कीपिंग का था, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। ये सिस्टम अब लगता भी नहीं है, अब चलता भी नहीं है। इसमें जो है केवल एक ही साइड रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसमें पर्सनल अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं।
जिससे कि ये एक डिफेक्टिव सिस्टम है, इसलिए इसका अब यूज़ नहीं होता। मेनली जो यूज़ होता है वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है और इसमें सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। सौदे के दो रूप क्या होते हैं कि जैसे मान लो हम एक किताब खरीदते हैं तो हमारे साथ दो चीज़ें होती हैं, एक किताब आती है हमारे पास और रुपए जाते हैं। तो ये सौदे के दो रूप हो गए कि कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम सौदे के इन दोनों रूपों को लिखता है। इसमें लिखा हुआ है, कुछ रूल लिखे हुए हैं। रूल चलो हम लोग आगे जानेंगे। रूल देखो क्या, चलो ठीक है, रूल देखो क्या है। पहला रूल लिखा हुआ है, एवरी डेबिट एंट्री मस्ट हैव ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री। मतलब अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट भी होगा, और ऐसे ही सभी क्रेडिट के लिए कुछ ना कुछ डेबिट भी जरूर होगा। अब क्रेडिट और डेबिट क्या होते हैं? क्रेडिट और डेबिट एक तरीके से सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। पूरी अकाउंट में हम लोगों को यही पता करना है कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। तो इसके विषय में भी हम लोग आगे जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो डेबिट एंट्रीज हैं, इन्होंने बाद में आगे बताया कि हमेशा टोटल ऑफ डेबिट जो है टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल होता है। बताया ना, जैसे भी एक उदाहरण हमने लिया था किताब वाला, कि अगर 200 रुपए की किताब हमारे पास आई है तो हमारे पास से 200 रुपए गए भी हैं। तो एक तरीके से हम किताब को डेबिट कर रहे हैं और रुपए को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वली होते हैं। आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम इज द ओनली सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बाय विच द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असर्टेन। डबल एंट्री सिस्टम ही एक अकेला ऐसा सिस्टम है जो किसी व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति को पता कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, सिंपल है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। मतलब पूरे विश्व में इसको अडॉप्ट किया गया है, पूरा विश्व इसको फॉलो करता है। इसके साथ ही तुम लोगों का ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। जो लोग कॉमर्स में नए हैं उनको कई ऐसे वर्ड जो मिल रहे हैं जिनकी मीनिंग उन्हें नहीं मालूम होगी। तो ऐसे वर्ड्स लिख करके हमें भेजो जिनकी मीनिंग तुम्हें नहीं पता चलती। हालांकि इन वर्ड्स की मीनिंग तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में मिल जाएगी।